हेलो स्टूडेंट, आई एम सनन गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को हिंदी में 70 मार्क्स जरूर दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके बनाया है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक आप लोगों को कम से कम 20,000 लाइक करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज इस वीडियो को कम से कम 20,000 लाइक तक ले जाना है। ठीक है, और देखो मैं इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का जो 70 मार्क है ना बिल्कुल पक्का करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपको सब हिंदी में 95% दिलाएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में 70 के 70 मार्क पक्का करने वाला हूं। देखो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, हिंदी गद्यांश, हिंदी पद्यांश और जो आपके 10 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास आते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, रचना, अलंकार और निबंध, जीवन परिचय, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो प्लीज इस वीडियो को 20,000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए, क्लास 10 हिंदी की तैयारी आप लोगों को हमारे चैनल सरवन लेक्चर पे लगातार कराई जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताइए। आप लोगों ने जब एकांकी देखिए, एकांकी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे और उसके एक लेखक का नाम बताना है। जैसे एकांकी का लेखक है आपके, तो मैं आप लोगों को उनका नाम बताऊंगा। ठीक है, और उनकी रचना भी बताऊंगा। तो आप लोगों से अगर रचना पूछा जाए तो भी बता देना और नाम पूछा जाए तो भी बता देना। ठीक है, तो यहां आप लोग लिखिए स्टूडेंट, यहां आप लोगों को लिखना है राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। अब इनका जो आप लोग जानते हैं, इन्होंने एक एकांकी लिखा था दीपदान। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, दीपदान ये आपका है आंसर। ठीक है, अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लोगे तो आप लोग आसानी से हमेशा पढ़ सकते हो। तो यहाँ किसी एक एकांकी का लेखक का नाम ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए। स्टूडेंट, यहाँ आपसे पूछ रहा है यात्रा साहित्य लेखक का नाम। अब यात्रा साहित्य लेखक का नाम क्या है वो आप लोग समझिए, वो है, यहां मैं आप लोगों को बताता हूं यात्रा साहित्य लेखक का नाम। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, राहुल संस्कृत्यानंद, ये है यात्रा साहित्य लेखक राहुल संस्कृत्यानंद। ठीक है, ये भी आपके हिंदी साहित्य में कई बार इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया यात्रा साहित्य लेखक का नाम। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, छायावादी लेखक तथा रचना का नाम बताइए। स्टूडेंट, जो छायावादी लेखक हैं उनकी रचना तथा लेखक का नाम बताइए। अब ट्रिक यह है स्टूडेंट कि आप लोग अगर एक रचना और एक लेखक का नाम पूछे, यानी कि कहे किसी एक छायावादी लेखक का नाम तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे किन्हीं 2 छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 2 बताता हूं। ठीक है, तो 2 आप लोगों को बताऊंगा छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम। तो स्टूडेंट, यहां मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां नंबर फर्स्ट आप लोग डाल लीजिए और अपने पास में आप लोग रख लीजिए कॉपी एंड अच्छे से एक पेन, और आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यह है जयशंकर प्रसाद जी और इनकी रचना मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो इनकी रचना आप लोग कई सारे जानते होंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यहां मैं चंद्रगुप्त बता देता हूं, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये है इनकी रचना। ठीक है, तो यहां आप लोगों को क्लियर हो गया किसी एक का, अगर पूछे किसी एक छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद या उनकी रचना का नाम चंद्रगुप्त है। ठीक है, अगर दूसरा पूछे तो आप लोगों को बताना है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस पर वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, स्मृति की रेखाएं, इनका आप लोग ये याद रखना। अब स्टूडेंट अगर पूछ ले स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है, तो आप लोग बता दोगे स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कुछ रचनाओं को भी याद रखना। मैं आप लोगों को 50 या 100 सेट लाऊंगा रचनाओं का भी, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ कराने वाला हूं। ठीक है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए। आप लोगों को यहाँ पूछ रहा है किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट, आप लोग देखिए, यहाँ आप लोगों ने दूसरे में क्या लिखा था, यात्रा साहित्य लेखक का नाम क्या है, राहुल संस्कृत्यानंद। ठीक वही चीज यहाँ भी है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम जो है स्टूडेंट वो भी राहुल संस्कृत्यानंद ही है। ठीक है, तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, एक भी आप लोग को त्रुटि नहीं करना है, आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है, और अच्छे से याद कर लिया करो। ठीक है, मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं अगस्त पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने कई सारे टिप्स बताए हैं अगस्त पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाए, 90% कैसे लाए, 85% कैसे लाए, तो सभी बच्चे देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना जरूर एक बार। ठीक है, यहाँ प्रश्न नंबर 5 आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। यहाँ आप लोग स्टूडेंट याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं ये किस विधा की रचना है, तो वो है स्टूडेंट आत्मकथा विधा। ठीक है, अब हाँ दूसरा प्रश्न इसी में आ जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है, आप लोग जानते होंगे। मैं बताता हूं, इसके लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन इनके लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना था। ठीक है, और क्लास 10 या क्लास 12 दोनों में पूछा जाता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, रस मीमांसा किसकी रचना है। आप लोगों ने 10th में पहला चैप्टर पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा है। ठीक है, अगर पढ़े हो तो रचना भी याद कर लेना, क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्लास 10 या 12 के लिए। ठीक है, तो उनकी रचना भी याद कर लेना। जैसे यहाँ रस मीमांसा आ गया, चिंतामणि क्लास 10 क्लास 12 में मैंने देखा है कई बार पूछा गया। ठीक है, तो याद कर लेना, उनकी रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रस मीमांसा के जो लेखक है स्टूडेंट वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, थोड़ा आप लोग याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। अगर कोई यहाँ आपसे दूसरा इनका पूछ ले चिंतामणि के लेखक, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसे भी आप लोग दोनों को याद रखना। ठीक है, चिंतामणि के लेखक कौन है, तो वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इतना याद रखना बहुत ईजी है। अब हम लोग अगला देखेंगे, किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम लिखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे। तो किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं आप लोगों को देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग समझ लेना। यहाँ देखिए, विष्णु प्रभाकर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है,
विष्णु प्रभाकर। मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक आंसर देना है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। और आप लोग इसमें नहीं पाओगे, आप लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिए और ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही क्या पूछ रहा है, किस विधा की रचना है, ना कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। विधा मैं आप लोगों को बता देता हूं, कलम का सिपाही किसने, इसकी रचना का जो लेखक है वो कौन है, ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। इसकी रचना के लेखक कौन है, ठीक है। और विधा जो है वो स्टूडेंट क्या है, उपन्यास विधा, ठीक है स्टूडेंट। उपन्यास विधा की रचना है। कलम का सिपाही जो है उपन्यास विधा की रचना है, ये याद रखना, ठीक है। बस छोटा स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 हिंदी का जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। आप लोग यहाँ अपने जो बुक है ना उसमें देख सकते हो, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा उन सारे क्वेश्चन का रिकॉर्ड देखो कितनी बार आया हुआ है। यहाँ रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषता, जो विशेषता होती है, यानी प्रवृत्ति भी कह सकते हो, ऊपर संक्षेप में प्रकाश डाली तो मतलब एक भी साल छूटा नहीं लगता। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19 हर बार आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ एक प्रश्न देख सकते हो, ये प्रश्न देखो यहाँ आप लोग थोड़ा प्रश्न नंबर 14 नंबर देखो, रीतिकाल में किन्हीं दो जो रचना तथा उनके लेखक का नाम, देखो कितनी बार प्रश्न आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो एक बार नहीं 20 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे बड़े क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो 5 नंबर इतना बिल्कुल पक्का समझ लो। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। देखो यहाँ हम लोग प्रश्न नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने दिखा रीतिकाल की दो विशेषता का उल्लेख कीजिए, मतलब रीतिकाल की दो विशेषता कह सकते हो या रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां कह सकते हो। नो एनी डिफरेंस, आप लोग को उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है। आप लोग प्रवृत्तियां जो होती हैं उन्हें विशेषता भी कह सकते हो। केवल दो विशेषता आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो आगे के 10 नंबर आते हैं, 2 या 1 नंबर में ही आएंगे, और अगर 2 आएंगे तो 2 विशेषता पूछेगा, अगर 1 नंबर में आएंगे तो 1 विशेषता पूछेगा, इससे आगे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो रीतिकाल की दो विशेषता मैं आप लोगों को बताता हूं। नंबर 1, श्रृंगार रस की प्रधानता। देखो अगर रीतिकाल की बात की जाए तो इसमें जो श्रृंगार रस होता है उसकी ज्यादा प्रधानता दी गई है, मतलब श्रृंगार रस की बात ज्यादा की गई है। दूसरा, दोहा, समैया, कवित्व, छंदों की प्रचुरता। अब देखो इसमें जो रीतिकाल है ना, इनके अगर मैं बात करूं कवि, तो अभी आपको नीचे मिलेंगे, लेकिन एक कवि बताता हूं, बिहारी। अब बिहारी जी दोहा, समैया, कवित्व ये सब ज्यादा करते थे, तो श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग करते थे। तो इसलिए रीतिकाल की जो विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता और दोहा, समैया, कवित्व, छंद की प्रचुरता, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, आप लोग नोट बनाओ, उसमें आप लोग नोट कर सकते हो। ये रिकॉर्ड ही कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने दिखाया है, ठीक है। हर एक साल लगभग आया हुआ है। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो, छायावादी की दो विशेषता लिखी, मतलब छायावादी जो होता है, छायावादी युग के कवि भी होते हैं, लेकिन आगे देखेंगे। लेकिन इसमें हम लोग छायावादी की दो विशेषता देखने वाले हैं या छायावादी की दो प्रवृत्तियां देखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब पहली प्रवृत्ति आप लोग देख सकते हो, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। इसमें जो था ना प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है, और दूसरा प्राकृतिक, जो प्राकृतिक होता है उसका मानवीकरण, ठीक है। दो आपको याद करना पड़ेगा, प्रेम सौंदर्य का चित्रण और प्राकृतिक का मानवीकरण। अब आप ये समझो कि प्रवृत्ति पूछेगा तो 2 नंबर में जरूर पूछेगा, इससे नीचे नहीं पूछेगा। अब 2 नंबर में पूछेगा और एक ना एक जरूर पूछेगा, ठीक है। अगर पूछ लेगा छायावादी की दो विशेषता, विशेषता नहीं पूछेगा तो छायावादी की दो कवि तथा उनके लेखक, मतलब पूछेगा, चाहे छायावादी, चाहे रीतिकाल, चाहे द्वितीकाल, मतलब कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो इससे आपका 2 नंबर और लास्ट में आपका जो 1-2 नंबर वो पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तीसरा क्वेश्चन, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति लिखिए। अब यहाँ मैंने प्रवृत्ति लिख दिया, यहाँ विशेषता भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रवृत्ति लिख दिया, ठीक है। तो आपको कुछ भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, प्रवृत्ति या लेखक, सॉरी या विशेषता, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको मतलब थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, वही लिखना है, ठीक है। तो प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति क्या है? देखो पहला, कुंठा और निराशा का स्वर। इसमें जो है ना कुंठा एवं निराशा का स्वर, और यहाँ दूसरा है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह, मतलब नए बिंब एवं नए प्रतीकों का मोह, ठीक है। यहाँ पर ये दो विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ से आप लोग प्रयोगवादी कविता की दो विशेषता तैयार कर सकते हो, कुंठा और निराशा का स्वर, और दूसरा है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आप लोग याद करो तो केवल 1 दिन का काम है ये सब याद करना, और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 हो चुका है, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। देखो अभी मैंने इसके आगे क्या बात किया था, बिहारी जो सॉरी रीतिकाल की प्रमुख, इसमें हम लोग कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखेंगे, और उसमें बात किया था रीतिकाल की विशेषताएं या रीतिकाल की प्रवृत्तियां। तो मतलब है आपको इनकी मतलब कभी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीतिकाल के कवि तथा उनकी रचना का नाम क्या है? देखो रीतिकाल के कवि जो है वो बिहारी है, बिहारी उनकी रचना आप लोग समझ लो, बिहारी की रचना है बिहारी सप्तई, ठीक है। और मतिराम दूसरे जो कवि है रीतिकाल के वो मतिराम है, और मतिराम का जो है मतिराम सप्तई। तो दोनों को याद करना बहुत ही इजी है, लास्ट में आपको सप्तई दोनों में लगा देना है। तो रीतिकाल के दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचना बिहारी है, उनकी रचना क्या है बिहारी सप्तई, और मतिराम है दूसरा मतिराम सप्तई। मतलब कहने का अर्थ है बहुत ज्यादा इजी लगाना, ठीक है। देखो बिहारी में बिहारी सप्तई, मतिराम में मतिराम सप्तई। रीतिकाल को आप नहीं भूलोगे, ठीक है। रीतिकाल की प्रमुख कवि तथा उनका रचना का नाम आप नहीं भूलोगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 5 है, छायावादी युग की दो कवि तथा उनकी रचना का नाम। देखो अभी तक मैंने बात किया था छायावादी युग की विशेषता या प्रवृत्ति, अब हम लोग इसमें बात करेंगे छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचना का नाम। अब छायावादी युग के कवि आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ क्लास 10 में दूसरा चैप्टर मित्रता, जयशंकर प्रसाद। आप लोगों ने उसमें सबसे पहले पढ़ा होगा छायावादी के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म ये कब हुआ, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर सही से पढ़ोगे ना तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ देखो छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचना का नाम, नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना की बात की जाए तो उनकी रचना है कामायनी और आंसू, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत सारे झरना, ठीक है। तो इनकी ये सब रचनाएं हैं, रचनाएं याद कर लेना आप लोग, 2-4 याद करे रहिए हमेशा हर एक कवि का। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी एंड आंसू। अगर बात करें तो ये छायावादी युग के कवि हैं। अगर कोई भी पूछे कि ये किस युग के कवि हैं, आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए प्रयोगवादी युग के कवि, रीतिकाल के कवि या छायावादी युग के कवि, तो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आपको छायावादी युग पर टिक लगा देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6, सब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप किसी भी गाइड को उठाकर देखो तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 10 बार से कम पूछा गया हो, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम 6वां क्वेश्चन पे आएंगे। देखो 6वां क्वेश्चन है, प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा रचना का नाम लिखो। मैंने अभी इसके आगे क्या बताया, प्रयोगवादी धारा के क्या बताया था, प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति। अब हम लोग लिखेंगे प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा उनकी रचना का नाम। देखो कवि जो है इनके थोड़ा आप लोगों को देखो, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयायन, अज्ञेय। इन्हें आप लोग शॉर्टकट में अज्ञेय भी कह सकते हो, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयायन, अज्ञेय। और इनकी जो रचना है वो आंगन के पार द्वार, यहाँ द्वार है, ठीक है, आंगन के पार द्वार। इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है, आंगन के पार द्वार। किसकी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयायन, अज्ञेय। शॉर्ट में आप लोग अज्ञेय भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, पूरा फॉर्म। क्या
सचिदानंद हीरानंद बच्चन आ गया, और दूसरा आप लोग समझ लो दूसरा जिनमें प्रयोगवादी धारा के कवि धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती जी की जो प्रमुख रचना है कनुप्रिया, ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो कनुप्रिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया प्रयोगवादी धारा की किन्हीं दो कविताओं की रचना का नाम, पहला सचिदानंद हीरानंद बच्चन अज्ञे आंगन के पार द्वार, और दूसरा है धर्मवीर भारती जो कि उनकी प्रमुख रचना है कनुप्रिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अभी तक तो प्रयोगवादी देखिए, अब प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम। देखो प्रगतिवादी युग के दो कवि का नाम लिखो, ऐसे भी क्वेश्चन आता है दो कवि का नाम लिखो, रचना नहीं पूछेगा, लेकिन आपको रचना याद रखना है क्योंकि कब क्या बदल जाए नहीं पता है। प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवि तथा उनकी रचना का नाम पूछे तो आप केवल कवि का नाम लिखोगे, रचना का नहीं लिखोगे, एक नंबर कर जाएगा। तो इससे अच्छा है आप लोग पहले से ही तैयार हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो कवि का नाम, पहला सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवादी युग की जो कवि है वो सुमित्रानंदन पंत, जिनकी रचना है पल्लव और चितांबरा, इनकी रचना है पल्लव और चितांबरा। अगला रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी युग के कवि हैं, और इनकी प्रमुख रचना है नव जागरण। क्या है? नव जागरण। और इनकी आप दूसरी रचना कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही बताना है, कहीं से भी आप ढूंढो, कई बुक होंगे आपके पास, बुक भी होंगे, गाइड भी होंगे, आप लोग वहां से ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, किन्हीं एक एकांकी काल लेखक का नाम। देखो एकांकी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, दीपदान बहुत ही अच्छी एकांकी थी, आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास 9 में याद होगा, अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी याद होगा, क्योंकि अगर वैसे पढ़ोगे तो याद भी नहीं होगा। तो यहाँ आपका जो किन्हीं एक एकांकी काल लेखक का नाम है वो राम कुमार वर्मा, जिन्होंने एकांकी लिखा था दीपदान। क्या लिखा था? दीपदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग दो क्वेश्चन और देखेंगे। यात्रा साहित्य लेखक का नाम, जो राहुल संस्कृत्यानंद जी थे यात्रा साहित्य लेखक थे, ठीक है, यात्रा साहित्य लेखक थे। तो ये अगर कोई पूछे यात्रा साहित्य लेखक का नाम तो आपको बताना है राहुल संस्कृत्यानंद, ठीक है, याद हो गया। अब हम लोग एक राहुल संस्कृत्यानंद का देखेंगे, ये सब बहुत ही बात पूछा है। किन्नर देश में कीर्ति के लेखक हैं, किन्नर देश की कीर्ति जो है उनके लेखक हैं, एक कीर्ति है जिसका नाम है किन्नर देश में, तो इस कीर्ति के लेखक कौन है? राहुल संस्कृत्यानंद। फर्स्ट जीवन परिचय याद करो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यहाँ आपका नंबर फर्स्ट जीवन परिचय ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं आने का बोर्ड एग्जाम में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो इस जीवन परिचय को आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 19, ठीक है। तो ये सब जीवन परिचय इतनी बार आ चुके हैं कि आपको तैयार करके जाना है, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको केवल गद्य में, ये गद्य है, गद्य में केवल मैं दो जीवन परिचय दे रहा हूं, दो में से आएंगे ही आएंगे, तो ये दो जीवन परिचय आपको याद करना है। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हो लगातार आया हुआ है। अब आते हैं पद्य में। पद्य में आप लोग देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं आप लोगों को 3 जीवन परिचय बताऊंगा, ठीक है। इसमें पद्य में 3 जीवन परिचय जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को बहुत ही कम मिलेगा कि आपको इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहला जीवन परिचय सूरदास जी का, आप बगल यहां देख सकते हो रिकॉर्ड 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये सब जीवन परिचय आपको तैयार ही करके जाने हैं, ठीक है। यहां सूरदास जी का जीवन परिचय, तो 3 जीवन परिचय हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास जी, ठीक है। चौथा है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का भी जीवन मैंने बात किया था, तो 4 हो चुके हैं। अब लास्ट की बारी आती है, लास्ट है महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा, जो कि महादेवी वर्मा जी आपको 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 नहीं 17, 18, 19, 20, तो ये सब कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप करके जाना है, ठीक है, अगर इसका याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये टॉप 5 याद करके ही जाना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि यही आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ पहले शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आपको कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म इनका कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 1884 ईस्वी में, ठीक है, पता चला। और जन्म स्थान कहां था? बस्ती जिले, जो बस्ती जिले का आगुना नामक ग्राम, ठीक है। अब यहां से आप लोग कैसे कहोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में हुआ था। कितना इजी है शॉर्टकट में। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल इसी को याद करना है। नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी में, और जन्म स्थान बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में, ठीक है। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, इनके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, ठीक है। इनकी शिक्षा जो थी, देखो AF, ठीक है, एंड इंटरमीडिएट, ठीक है, AFA इंटरमीडिएट, ठीक है, FA ये आपका FA एवं इंटरमीडिएट, ठीक है, यानी कि इन्हें आप लोग इंटरमीडिएट भी कह सकते हो। प्रारंभिक शिक्षा इनका पिता के साथ राज तहसील नामक जिले में, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ये पिता के साथ राज तहसील नामक जिले में, ठीक है। तो अब आप लोग उनके बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के साथ राज तहसील नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आया? कुछ है नहीं, आप लोग थोड़ा शॉर्टकट में समझ लो, मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूं। नाम क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में, और पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, शिक्षा FA इंटरमीडिएट, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पिता के साथ राज तहसील नामक ग्राम में, ठीक है। आजीविका इनकी जो था अध्यापन किए, लेखन भी किए और प्राध्यापक भी रहे, ठीक है। तो अगला भाषा का ज्ञान, इन्हें कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, मतलब गहन अध्ययन किए थे। तो कितना शॉर्टकट में आप लोग इसे समझ सकते हो और अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इनको किस किस भाषा का ज्ञान था? हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है, इन सब भाषाओं का ज्ञान था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1941 ईस्वी में, ठीक है, सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, लेकिन मृत्यु इनकी हुई थी 1941 ईस्वी में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया, उनका नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, आजीविका, भाषा का ज्ञान और मृत्यु, इतना समझ में आ गया। अब आप लोग इतने से ही आप लोग एक पेज लिख सकते हो जीवन परिचय, ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। अब देखो लेखन विधान का जो था, आलोचनाकार थे, निबंधकार थे, नाटककार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये तीनों के लिए जाने जाते थे, आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, नाटक भी, यानी कि नाटक भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे, आलोचना भी लिखते थे, ठीक है। और साहित्य में इनका पहचान निबंधकार के रूप में, अनुवादक के रूप में, संपादक के रूप में, इन तीनों के रूप में जाना जाता है। किसके? निबंधकार के रूप में, अनुवादक के रूप में और संपादक के रूप में। किन्हें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है। निबंधकार के रूप में भी जाना जाता है, अनुवादक के रूप में भी जाना जाता है, संपादक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है।
और इनकी भाषा जो थी वो शुद्ध साहित्यिक थी, सरल एवं व्यवहारिक भाषा थी। ये जो बोलते थे वो शुद्ध साहित्यिक भाषा होती थी या सरल एवं साहित्यिक भाषा होती थी। किनका? देखो शुद्ध साहित्यिक या सरल एवं व्यवहारिक भाषा किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखो साहित्य में देखो शैली इनकी वर्णात्मक, आलोचनात्मक एवं भावात्मक। ठीक है, ये तीन शैली इन्हें मतलब इनके लिए है। ठीक है, और साहित्य में स्थान, शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट माना जाता है। किन्हें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो समझ में आया? शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे इनकी रचनाएं मैंने आप लोगों को बता दूं, देखो इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं सभी। ये सब आपके एक एक मार्क में आते हैं। रश्मिमांसा किसकी रचना है? आपको मिलेगा पहले, जब आपके पहले क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं तो आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। त्रिवेणी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चिंतामणि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आनंद कादंबरी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 ये चारों आपके एक ना एक जरूर आएंगे पहले, जो आपका 10 नंबर आता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय और है जयशंकर प्रसाद जी का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद हमारे जीवन परिचय लिखने का ट्रिक बताया है, उसे जाके देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में सुंघनी साहू नामक नाम के वैश्य परिवार में हुआ था। दोस्तों यहाँ आप लोग नामक कर दीजिए, ठीक है, तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म 1889 ईस्वी में सुंघनी साहू नामक गांव के वैश्य परिवार में हुआ था। दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में सुंघनी साहू में वैश्य परिवार में हुआ था, बट मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बता दिया। अगर देखिए, पिता का नाम देवी प्रसाद था। जो इनके पिताजी थे, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनका नाम जयशंकर प्रसाद, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। 2-4 टिप्स आप लोग याद रखिए कि उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, जन्म, मृत्यु, पढ़ाई जो उसने पढ़ा और पुरस्कार कब मृत्यु हुई, ये सब याद रखिए, आपको जीवन परिचय लिखना आ जाएगा। तो पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था। इनका जो परिवार था उनका मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था, तंबाकू का व्यापार करते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इनका जो बाल्य अवस्था था वो तो बहुत ही सुख से बीता, शांति से बीता और अच्छे से ये अपने बाल्य अवस्था में थे। लेकिन जब युवा अवस्था आया तो ऐसा आपातकाल आया कि आप लोग देखिए, युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब इनका युवा अवस्था आया तो इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, किसका स्वर्गवास हो गया? इनके पिताजी का। ठीक है, और उनके 4 वर्ष बाद इनके माता का भी देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद इनके 4 वर्ष बाद ही इनके माता का भी देहांत हो गया। तो दोस्तों कितनी दुख की बात है, पिता का भी देहांत हो गया, 4 वर्ष बाद माता का भी देहांत हो गया। तो अब कौन बचा? उनके बड़े भाई बचे, और उनके बड़े भाई आइए देखते हैं क्या करते हैं। इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। देखिए भाई, जयशंकर प्रसाद जी का जो युवा अवस्था था बहुत ही क्या था, कठिन था, और ये अपने घर पर ही कैसो कैसो पढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं। पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। जो दोस्तों इनका पालन पोषण किया उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया, क्योंकि भाई इनके पिता का देहांत हो गया, 4 वर्ष बाद इनके माता का भी देहांत हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब यहाँ आप लोग आ जाइए। प्रसाद जी हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषा की शिक्षा घर पर ही प्राप्त किया। देखिए दोस्तों, घर की स्थिति नहीं ठीक होने के कारण इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषा की शिक्षा घर पर ही किया। अगर आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, लाइक करते रहना, टारगेट है 100 लाइक का। तो घर पर ही प्राप्त किया। वेद पुराण का भी ज्ञान था इन्हें दोस्तों, वेद पुराण का भी ज्ञान था। ठीक है, वेद पुराण का भी ज्ञान था, लेकिन दोस्तों घर पर ही ये सब शिक्षा प्राप्त किए हैं। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही आप लोग बस इतना ही है। इन्हें वेद पुराण का भी ज्ञान था। इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। दोस्तों पिता का भी मृत्यु हो गया, माता का भी मृत्यु हो गया, कुछ दिन बाद बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया। तो दोस्तों जब बड़े भाई का मृत्यु हो गया तो जो इनका तंबाकू का व्यापार था वो भी ठप्प हो गया, वो भी चला गया। ठीक है, और फिर जो इनका घर था या परिवार था ऋणग्रस्त हो गया, ऋण से डूब गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। परिवार ऋणग्रस्त हो गया, ऋण चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति बेच दी। जो उनके पैतृक संपत्ति थी, जो उनके पुराने संपत्ति घर और सबको बेच दिया। ठीक है, ऋण चुकाने के लिए, केवल ऋण को चुकाने के लिए, इतना ये ऋणग्रस्त हो गए थे। तो प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। फिर प्रसाद जी जो थे क्षय रोग के शिकार हो गए। किसके? क्षय रोग। क्षय रोग के शिकार हो गए। एक रंज रोग होता है, रंज द्वारा इनका जो शरीर था अत्यधिक दुर्बल हो गया। ये बहुत दुर्बल हो गए थे रंज द्वारा। ठीक है, इनका शरीर जो था बहुत दुर्बल हो गया। और काशी में 1937 को प्रसाद जी का भी स्वर्गवास हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों इसे याद कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग एक स्टेप केवल अपनाइए कि दोस्तों पहला उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, उनके घर यानी कि परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या था, भाषा कौन थी उनके, इसमें मैं बता रहा हूँ, बड़े भाई का नाम क्या था। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। इनके आइए हम 2-4 रचना भी देख लेते हैं, जो इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। पहला आंसू लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा आप लोग लिख दीजिए कामायनी। तीसरा आप लोग लिख दीजिए झरना। ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ता है, और इसके आप लोगों को 1 नंबर प्राप्त होते हैं, और जीवन परिचय के आपको 2 नंबर। तो आपका कुल मिला के 3 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। देखो सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कहां हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में। यहाँ सबसे मेन पॉइंट है इनका जन्म कब हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अब आपको ये भी याद रखना है कहां हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में। ठीक है, याद हो गया। अब हाँ, इनके पिता का नाम यहाँ लिखा है, इनके पिता का नाम, ठीक है,
मतलब जो सूरदास जी हैं उनके पिता का नाम क्या था, रामदास था। इनके पिता का नाम क्या था स्टूडेंट, रामदास। ठीक है, यहाँ आपको एक पॉइंट और मिला, रामदास इनके पिता का नाम था। सूरदास जन्म से ही अंधे थे या नहीं, मतलब विद्वानों में यह मतभेद है कि सूरदास जी जो थे जन्म से ही अंधे थे या बाद में हुए। ठीक है, मतलब सूरदास जी अंधे थे तो वो जन्म से अंधे थे या ये बाद में अंधे हुए थे। ठीक है, ये बताना है। तो देखो सूरदास जी अंधे थे या नहीं, इसमें विद्वानों में मतभेद है। जो विद्वान है उसमें मतभेद है कि ये अंधे थे या नहीं थे, या पहले से अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। कौन, सूरदास जी। ठीक है, जैसा वर्णन मतलब जो कृष्ण जी का ऐसा वर्णन किए हैं, जैसा वर्णन सूरदास जी किया है वैसा वर्णन जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मतलब लोगों को कहना है कि सूरदास जी जो श्री कृष्ण जी का ऐसा वर्णन किए हैं कि कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मतलब एक अंधा व्यक्ति इतना सूक्ष्म वर्णन कैसे कर सकता है बिना देखे। ठीक है, ये कहना है कि बिना देखे सूरदास जी मतलब इतना अच्छे से वर्णन किए, इतना सूक्ष्म वर्णन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए विद्वानों में मतभेद है, ये बाद में अंधे हुए या जन्म से ही अंधे थे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि इतना अच्छा वर्णन किया है, इतना सूक्ष्म वर्णन किया है, इसलिए ये संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। कौन, सूरदास जी। वे हिंदी भक्त कवियों के शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी जो थे हिंदी भक्त कवि के शिरोमणि माने जाते हैं, शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा गौघाट आए। मतलब सूरदास जी क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए ये मथुरा गौघाट आए, मतलब उनके दर्शन करने के लिए, एक प्रकार से अपने गुरु का दर्शन करने के लिए सूरदास जी कहाँ आए, मथुरा गौघाट आए। ठीक है, किसका, वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के लिए। ठीक है, और उन्हें स्वरचित, ठीक है, स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। अब देखो जब ये वल्लभाचार्य जी के पास आए सूरदास जी, तो सूरदास में भी कला था, तो कला को अपने दिखाया, मतलब एक अच्छा सा पद गाकर सुनाया। किसको, वल्लभाचार्य जी को। जब वो पद गाकर सुनाए तो वल्लभाचार्य जी उनके पद को सुनकर मतलब संतुष्ट हुए और उनको अच्छा भी लगा। जो सूरदास जी उनको एक स्वरचित पद सुनाए थे गाकर, तो वो उनको अच्छा लगा। ठीक है, इसलिए वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। मतलब वल्लभाचार्य जी को वो पद अच्छा लगा। ठीक है, श्री कृष्ण जी का पद। देखो क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया, मतलब वल्लभाचार्य जी तभी सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। अगर सूरदास जी उन्हें अपना शिष्य बना लिया तो इसका अर्थ सूरदास जी का गुरु कौन है, वल्लभाचार्य जी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ वल्लभाचार्य जी तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया जब उन्हें पद गाकर सुनाए। फिर क्या हुआ कि ये मतलब दीनता के पद गाते थे। तो क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी ने संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। मतलब दीनता का अर्थ है दुखों का पद गाया करते थे। ठीक है, तो ये मतलब वल्लभाचार्य जी को पद सुनाए तो एक दीनता का पद सुनाए, मतलब वो यही पद गाया करते थे जब वल्लभाचार्य जी के संपर्क में नहीं आए थे, उससे पहले की बात है। ठीक है, लेकिन जब ये वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए तो उसके बाद में क्या हुआ कि बाद में गुरु जी के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। मतलब बाद में जब ये गुरु जी के अपने संपर्क में आए, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए, तो ये क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी के पदों का गान करने लगे, मतलब उनका मतलब पद गाने लगे। ठीक है, कौन, सूरदास जी। ठीक है, सीधा बात है मृत्यु पर। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। क्या हुआ, मृत्यु। जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई, 1583 ईस्वी में। जीवित कितने रहे, उधर 2 इधर 3, 105 वर्ष। ठीक है, तो इजी था बहुत ही। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ, पारसौली नामक जगह पर, गोवर्धन के पास। तो अब हम लोग इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरदास, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये था स्टूडेंट सूरदास जी का जीवन परिचय। का नाम क्या था, गोस्वामी तुलसीदास। जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर गांव। अब आपको कहना क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ, जन्म। ठीक है, तो यहां समझ में आया कि इनका नाम पहले लिखना है, गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी में, जन्म स्थान राजापुर गांव। ठीक है, अब आगे करना क्या है, इनकी माता का नाम हुलसी था। क्या था, हुलसी। और पिता का नाम आत्माराम दुबे। और स्टूडेंट तुलसीदास जी हैं, उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी। ठीक है, तो आपको कहना क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, तथा इनकी माता का नाम हुलसी था। इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। मतलब इनके पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। ठीक है, समझ में आया। इनके पत्नी का नाम, गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, अब इसके आगे भी आप लोग कह सकते हो, आप लोग थोड़ा देखो, हर एक कवि है तो उसको ज्ञान होगा किसका, तुलसीदास जी को वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण, हिंदी, इंग्लिश सबका ज्ञान था। ठीक है, तो ये तो आप लोग मतलब कॉमन होता है सभी लोगों के लिए, तो ये आप लोग जोड़ सकते हो कॉमन चीजें। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई थी। कौन, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली। ठीक है, मतलब गोस्वामी तुलसीदास को बिना बताए कहाँ चली गई थी, मायके। ठीक है, मायके चली गई थी। तो यहाँ देखो ये इंटरेस्टिंग बात है, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए तभी ये क्या हुआ, मायके चली गई थी। तब ये अर्धरात्रि, मतलब रात्रि का जो अर्धरात्रि होता है, ठीक है, अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल चले गए, मतलब ससुराल पहुंच गए। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी को बताए बिना रत्नावली अपने मायके चली गई और उन्हीं के पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास कहाँ चले गए, ससुराल चले गए। अब ससुराल चले गए तो इस पर इनकी पत्नी ने उनकी मतलब भर्सना करते हुए, मतलब बेइज्जती करते हुए कहा क्या, पत्नी की इस फटकार, मतलब उनको फटकारा, तो पत्नी की इस फटकार को सुनकर तुलसीदास जी संसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। मतलब ये संसारिक जो मोह माया उसको विरक्त कर दिया और श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। मतलब जो तुलसीदास जी हैं उनके मन में मतलब ये सब जो मोह माया था उसको विरक्त कर दिया, खत्म कर दिया अपने अंदर से, और क्या किया, श्री राम जी के प्रति अपना भाव जागृत कर दिया। तो ये छोटा सा टॉपिक इस जीवन परिचय में जोड़ देना, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बस। तो यहाँ आपका हुआ पत्नी का नाम रत्नावली, मृत्यु 1623 ईस्वी में। ठीक है, शिक्षा क्या था, संत बाबा नरिहर दास के भक्त की इतिहास, वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि। ठीक है, मतलब इन्हें संत बाबा नरिहर दास की भक्ति थे। ठीक है, और इन्हें इतिहास, वेद, वेदांत, पुराण इन सब का ज्ञान था। भक्ति, राम भक्ति, मतलब ये भक्ति कौन से थे, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ऐसे ऑप्शन दे सकता है तो आपको टिक करना है, राम भक्ति के थी। कौन, गोस्वामी तुलसीदास जी। उपलब्धि देखो, इनकी प्रसिद्ध जो महाकाव्य थी रचना थी वो रामचरितमानस थी। ठीक है, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है वो रामचरितमानस है।
और इनकी जो उपलब्धि है, उपलब्धि क्या है, लोक मानस कवि, ये एक लोक मानस कवि हैं। और देखो साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में स्थान का क्या है, हिंदी साहित्य में कविता की सर्वोत्तम मुखी उन्नति, ठीक है, इनकी यह स्थान है, ठीक है। तो यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय ऐसे लिख देना है, और मैंने इनकी स्टोरी छोटी सी सुनाई है उसे भी लिख देना है, ठीक है, स्टोरी जो मैंने सुनाया। तो यहाँ से आपका गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ, कुछ है नहीं, आप लोग पढ़ लेना, और इनके जो पद्यांश आते हैं उन्हें भी पढ़ लेना, ठीक है। तो पद्यता मैंने आप लोगों को सूरदास और ये गोस्वामी तुलसीदास जी का कंप्लीट कराएं। रचनाएं देख लेते, रचनाएं है रामाज्ञा प्रसंग, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है, और भी रचनाएं हैं, रचनाएं आप लोग याद कर लेना, और भी रचनाएं, ठीक है। दोहावली भी है, कवितावली भी है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करो। पहला हमारा टॉपिक है रस। आप लोग नंबर काउंट करते रहना, यहाँ पर 2 नंबर का आता है, ठीक है। ऐसे हम लोग रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, ऐसे बहुत सारे को देखने वाले हैं। तो यहाँ हास्य रस पहला है आपका हास्य रस। तो देखो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। देखो स्टूडेंट जो हास्य रस होता है इसका जो अस्थाई भाव होता है स्टूडेंट वो हास होता है, ठीक है। इन सबका अस्थाई भाव याद कर लेना। आपके बुक में एक सारणी होगी रस और उनके अस्थाई भाव, तो उनको याद कर लेना। यहाँ इनका अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है। लेकिन जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। जो हास रस का अस्थाई भाव हास है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है, ये जो हास नामक अस्थाई भाव है, ये जो अस्थाई भाव है हास रस का, इसका जो अस्थाई भाव है जब ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तभी पूरे हास रस की निष्पत्ति होती है। याद कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ आपको पूरा समझ में आ गया हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब क्या होती है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे और इनका स्पष्टीकरण देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना। एग्जांपल है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सुख, ठीक है, क्या सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। होय शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं फली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग उधारे। ये आपका देखिए स्टूडेंट 4 लाइनों में है, दिख रहा है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्जांपल जो होते हैं इस पर आपको 1 नंबर मिलते हैं और ये जो आपका डेफिनेशन होता है इस पर 1 अंक मिलते हैं। तो 2 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको एग्जांपल और परिभाषा दोनों लिखना पड़ेगा। एग्जांपल आपको इजी लगेगा अगर आप लोग एक दिन याद करने का प्रैक्टिस कीजिए सुबह, ठीक है, तो आपको ये आसान रहेगा, ठीक है। क्या है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो क्या सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे, वहीं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग उधारे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण आप लोग समझिए स्टूडेंट। इसका जो स्पष्टीकरण है इसमें जो आपका अस्थाई भाव है, इसमें आपका जो 1 नंबर है, इसमें आपका जो अस्थाई भाव है वो है हास मतलब हंसी। जहां अगर आपको रस पहचानने के लिए आ जाए और हास और करुण रस, तो जहां हंसी नाम मतलब एग्जांपल है उसमें हंसी का बोध हो तो वहां आपका हास रस होगा, ठीक है। यहाँ आपका जो अनुभाव है वो हंसना है, ठीक है, हंसना जो हंसना, ठीक है। और यहाँ आलंबन है विंध्य के वासी तपस्वी, विंध्य के वासी जो तपस्वी है। आश्रय तो पाठक है, ये आपके दोनों में होते हैं, ठीक है, आश्रय पाठक है। और संचारी भाव क्या है, स्मृति और चपलता, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो स्पष्टीकरण है वो भी समझ में आने होंगे और हास्य रस की परिभाषा और एग्जांपल। अब हम देखेंगे करुण रस। करुण रस भी बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो करुण रस क्या होता है, जो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, वहां क्या था, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है और यहाँ करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है, मतलब दुख होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब भी भाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है या संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखो स्टूडेंट मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो आपका विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, जब ये मतलब संयोग करते हैं तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस आप लोगों को याद हो गया होगा, नोट बना लीजिए स्टूडेंट। आप लोग एक इंपॉर्टेंट नोट बनाइए और इसे शुरू से लेकर इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। ऊपर हेडिंग डालिए 23 नंबर 25 नंबर बिल्कुल पक्का, ठीक है। तब आपको पूरा आपको नोट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरी उदाहरण है, देखो एग्जांपल है, मणि खोई भुजंग सी जननी फणसा पटक रही थी शीश, अंधी आंच बनाकर मुझको न्याय किया या किया न्याय तुमने जगदीश। देखो बहुत ही इजी है, केवल इसे 2 लाइनों में याद करना है इस एग्जांपल को। अब 4 लाइन याद हो जाएगा तो 2 लाइन का तो याद ही हो जाएगा। क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी फणसा पटक रही थी शीश, अंधी आंच बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है, समझ में आया। अब आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण में आपको इन्हीं 4 चीजों को लिखना है, 5 चीजें जो है। देखिए जो आपका है अस्थाई भाव वो है शोक, पता है। देखो फर्स्ट तो आपको पता ही होगा कि इसका अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है और हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब अगला देखिए, इसका जो है आलंबन है श्रावण, ठीक है, श्रावण। और अगला है उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति, जो दशरथ जी हैं उनकी उपस्थिति। अनुभाव है सिर पटकना और प्रलाप करना, सिर पटकना और प्रलाप करना। संचारी भाव है स्मृति और विषाद। तो थोड़ा याद करना स्टूडेंट, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं याद करना। अगर नहीं याद करना है तो इसको वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जो आपका है अस्थाई भाव शोक, आलंबन, श्रावण, ठीक है, और उद्दीपन है दशरथ की उपस्थिति, और अनुभाव है सिर पटकना और यहाँ प्रलाप करना, ठीक है, इनको आपको नोट करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो है रस केवल इन्हीं 2 में से एक आएगा, जिसमें आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। तो आपका ये 2 नंबर बिल्कुल पक्का। अब आप बगल में कॉपी पेन रखिए और लिख दीजिए 2 नंबर पक्का, प्लस लगाइए और 2 नंबर में आप लोगों को फिर से करा रहा हूं। अब प्लस लगाने के बाद यहाँ 2 नंबर फिर से पक्का करो। छंद, छंद में आपको 2 छंद पढ़ने, कौन कौन से, देखो पहला है आपका रोला, दूसरा सोरठा। रोला सोरठा इसमें केवल हार्ड बच्चों को क्या लगता है, मात्रा गिनना, जो मात्रा होता है ना उनको गिनना, ठीक है। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखो। पहला समझो रोला। रोला क्या होता है, देखो यह 4 पंक्ति वाला एक सम्मात्रिक छंद है। जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं वो सम्मात्रिक छंद होती हैं। इसमें 4 पंक्तियां, अभी आपको सोरठा में 2 ही पंक्ति मिलेगा तो आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, ठीक है। तो यहाँ यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 तथा
13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 और 13 के विराम पर जो आपका है 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक में आपको 24 मात्राएं मिलेंगी, लेकिन 11 और 13 पर विराम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने विराम लगाया हुआ है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कॉमा है, इनके इधर आपका क्या कितना रहेगा जानते हो? इसके बाद इधर आपका 2 4 6 8 10 11, इधर आपका 11 रहेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे गिनना है मात्रा को। ठीक है, ध्यान से देखो, बस देखो यहाँ आप थोड़ा नीचे आइए, यहाँ आपका जीती, यहाँ आपके हैं 2 और 2 मात्रा, क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा होती तो आपका एक एक रहता। यहाँ भी आपका बड़ा का मात्रा यानी कि 2 और 2, यहाँ आपका देखिए छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पर, तो यहाँ आपका 1 रहेगा और यहाँ आपका 2 रहेगा। ठीक है, इधर कितने होंगे? 2 2 4 2 6 2 8 1 10 1 11। ठीक है, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है, इधर 13 करना है, तो इधर आपको एक मात्रा है। ठीक है, और आधा जो आपका देखो आधा ना है और हो, तो ये आपका 2 हो जाएंगी और ना पे एक मात्रा 2। ठीक है, इधर बा है, बा पे आप मात्रा भा है, इसकी बड़ी की मात्रा और 1 और 1, इधर 2 और 2, गिन लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। ठीक है, 13 और 11 दोनों मिलाकर कितनी 24 मात्रा है। यहाँ समझो, यहाँ ना भी छोटी मात्रा इसलिए एक मात्रा रहेगा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, एक छोटा का मात्रा है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ आपका जो रहेगा 7 7 एक मात्रा 2 और यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, गिन लेते हैं 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इधर आपको 13 करना कैसे समझो, यहाँ आपका है कितना एक मात्रा। ठीक है, यहाँ आपका 2 मात्रा है और यहाँ आपका जो है 2 मात्रा है। ठीक है, और आपका मापी छोटा मात्रा इसलिए 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 5 6 7 8। ठीक है, 2 10 3 13। ठीक है, समझ में आया? देखो स्टूडेंट थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, यही एग्जांपल खाली देना। ठीक है, 1 1 और यहाँ काफी बड़ी मात्रा यानी कि काफी एक मात्रा 2 हो जाएगा 2 2। ठीक है, इससे बिल्कुल, और यहाँ 1 1 1 गिन लेते हैं 3 2 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है, यहाँ 1 2। ठीक है, और यहाँ भी आपकी जापे अंक मात्रा है 2 और गापे बड़ी मात्रा है 2 मात्रा होंगी और यहाँ आपका एक मात्रा होगा। ठीक है, और यहाँ आपका 1 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। ठीक है, अगला देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चलना। यहाँ आपका हाफ एक मात्रा है, 2 मात्रा, यहाँ भी है 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1 यहाँ 2 और पापे रा है तो इसलिए इसमें 1 ही रहेगा, लेकिन इसको मिलाकर इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ धापे मात्रा 2 2 4 2 6 2 8 3 11। यहाँ छा यानी कि छा और त्रा। ठीक है, यानी कि छा पे आपका 2 मात्रा 1 1 1 और यहाँ आपका भाभी बड़ा मात्रा 1 और यहाँ आपका है 1 2 2। गिन लेते हैं 2 2 4 और 1 5 2 7। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपका है 2 3 5 5 और 2 7 1 8 1 9 4 13, यानी कि आप ये 13 मात्रा 11। अगर इन्हें हम देखें तो कुल इसमें 24 मात्राएं हैं, 24 मात्रा, इसमें भी 24 ही मात्रा है, इसमें भी 24 ही मात्रा है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 24 24 मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया क्या रोला। अब हम लोग देखेंगे सोलठा। सोलठा देखो स्टूडेंट, सोलठा यहाँ ठा भी आपकी मात्रा। देखो स्टूडेंट, सोलठा सोलठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोलठा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब चरण 4 होते हैं। ठीक है, पंक्ति नहीं चरण। ठीक है, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं, इसके जो है स्टूडेंट प्रथम और तृतीय चरण में देखो, प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चौथे चरण जो चतुर्थ चरण होता है उसमें 13 13 मात्राएं होती हैं, या दोहे का उल्टा होता है, मतलब दोहा का ये उल्टा होता है। ठीक है, अब हमें इनमें भी मात्राएं गिननी पड़ेगी, तो मैं मात्रा गिनता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मात्रा गिनने में कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हाफी छोटा मात्रा है, यहाँ थोड़ा गायब हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है ये कुछ नहीं। देखो जा जापे एक मात्रा, तो एक मात्रा एक मात्रा। ठीक है, अब यहाँ भी आपका एक ही मात्रा होगा। ठीक है, यहाँ छोटा की मात्रा है और यहाँ आपका मापी छोटी मात्रा, इसलिए एक ही मात्रा होगा। यहाँ आपका छोटा का मात्रा तो एक एक, और यहाँ भी आपका एक एक मात्रा होगी, यहाँ 2 यहाँ 1। अब इसे हम लोग कौन करते हैं? देखो यहाँ क्या कर रहा है, प्रथम एवं तृतीय चरण में क्या गया मात्रा, यहाँ गिरा होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11। ठीक है, अब प्रथम और तृतीय चरण की बात हो रही है, तो यहाँ तृतीय चरण यहाँ है, लेकिन यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 13 मात्रा, यानी कि 1 1 2 1 1। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसके आगे है का, यानी कि एक, और इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक, इस पे इस पे इस पे सब पर एक है। ठीक है, यहाँ पर 2 रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 2 11 12 13, यानी कि 13 मात्रा होगी। अब यहाँ देखो एक मात्रा है, एक मात्रा, इस पे हाफ इसका मात्रा एक ही मात्रा रहेगा 1 2, यहाँ भी एक ही मात्रा रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका गापेरा है इसलिए आगे लगता है, इसलिए 2 मात्राएं हो जाएंगी, और यहाँ आपका सापयोग मात्रा और यहाँ भी एक ही मात्रा होगी। ठीक है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 ये और 4 11। ठीक है, 11 मात्रा होगी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, देखो जे ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर वदन करहूं अनुग्रह सोई। ठीक है, अब यहाँ आता है बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक है, अब इसे देखो, यहाँ आपकी 2 मात्राएं होंगी। ठीक है, और यहाँ आपकी एक मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, और यहाँ भी आपकी सारी छोटी मात्रा एक मात्रा, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13। तो यहाँ से आपका छंद भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग 2 नंबर प्लस और लिख लीजिए, आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। छंद में रोला और सोलठा तैयार करना है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ से आपका छंद पक्का। अब हम लोग आगे लिखेंगे, प्लस लगाइए और फिर लिखिए 2 नंबर और पक्का हो जाएगा अलंकार। ठीक है, आपका 4 हो गए, 6 नंबर पक्का हो जाएंगे, रस छंद अलंकार 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या है? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब कोई एक वस्तु है उसकी तुलना, मतलब कोई एक वस्तु है उसकी तुलना हम इससे करते हैं, लेकिन उसकी तुलना हम करेंगे, लेकिन किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म, इनके जो गुणधर्मों समान हो आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ आपको देखना है राधा के चरण गुलाल के समान है,
जो राधा के चरण है यानी कि जो पैर है वो गुलाब के समान है, तो यहाँ चरण और गुलाब की तुलना की गई है। हरिपद कोमल कमल सा, यानी कि हरिपद के जो मतलब क्या चरण है कोमल के समान है, मतलब कमल की तरह है कोमल, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि इसका हरिपद कोमल कमल सा, इसमें जो उपमेय होगा वो हरिपद होगा और उपमान जो होगा वो कमल होगा, वाचक शब्द जो होगा वो से होगा, यहाँ से लगा ना, और साधारण धर्म जो होगा वो कोमल, यहाँ कमल है यहाँ कोमल है, ठीक है, कोमल होगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है, जहां उपमेय में उपमान का जो आवेद होता है, आवेद रूप से आरोप किया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आवेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ अलंकार भी आपके पक्के हो जाएंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट मैं साथ में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, लेकिन मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो साथ में लिखूंगा तो जो वीडियो 1 घंटे का मतलब आधे घंटे का रहेगा वो 1 घंटे में चला जाएगा, तो वो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से नोट करके बताता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, यह है चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वो है मुख चंद्र, जो मुख है वो चंद्र, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। देखो बहुत ही अच्छा है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, ठीक है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, ठीक है। जो मन सागर है वो मेरा लहराता, मन सागर मेरा यहाँ लहराता, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोग बता दूं उपमान क्या है। यहाँ देखो यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ एक अलग है एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो ये है स्टूडेंट, ये मुख, ये आपका मुख है उपमेय, क्या है उपमेय, और ये जो है ये उपमान है, ठीक है, उपमान है। और यहाँ जो आपका मन है ये आपका उपमेय है, ठीक है, और ये आपका उपमान है। तो ये आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण लिख देना है, ठीक है, उपमान उपमेय। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा अलंकार जो आपका है रूपक अलंकार। अब आपको एक ही अलंकार और पूछा जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। उत्प्रेक्षा अलंकार फिर आपका 2 नंबर फिर पक्का हो जाएंगे, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो यहाँ देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब जो उपमेय होता है उसकी उपमान में संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानु मनहु जनु जानहु मनहु एंड जनहु, ठीक है, आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ये वाचक शब्द है, जहां ये दिखे वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जिस उदाहरण ये दिखे, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो, यहाँ मनो आया, यहाँ मनो है, ठीक है। मनो नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभात, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एंड इसका उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है। देखो एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, केवल 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप सही डिफिनेशन लिखोगे तब वो मिलेगा। तो यहां से आपका देखो रस छंद अलंकार 3 चीजें कंप्लीट हुई, ठीक है। आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, ऐसे 25 नंबर आपका पक्का करने वाले हैं। अब आता है पर्यायवाची। जितना मैं बता रहा हूं उतने में से ही आएगा, इसके बाहर नहीं आएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। तो पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची देखो ये आपके बोलते में 2 अंक आते हैं, और इसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो 2 अंक आते हैं, इसलिए आप लोगों को 2 अंक के लिए कम से कम 10 याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां मैं फर्स्ट बताता हूं, फर्स्ट है आकाश। आकाश का जो पर्यायवाची होता है वो अंबर और आसमान और नभ। 3 बता दो, 2 ही लिखना होता है, लेकिन मैं 3 बता रहा हूं। देखो अंबर आसमान और नभ, ठीक है, अंबर आसमान और नभ। दूसरा है इंद्र, इंद्र का होता है देवेंद्र सुरेंद्र एंड देवराज। याद हो गया ना, इजी वे से समझो स्टूडेंट, इसे आप लोगों को हार्ड नहीं लेना, बहुत ही इजी है, ठीक है। ये सब तो छोटे छोटे चीजें हैं। अगला है त्रिकमल, कमल का होता है जलज नीरज कंज, ठीक है, जलज नीरज कंज, मतलब जब कमल जल में रहता है इसलिए जलज, और इसका एक नाम है तो नीरज और कंज, ठीक है। कपड़ा, कपड़ा का होता है पट वसन चिर, पट वसन चिर, पट वसन चिर, तो ये होता है कपड़ा का। मैं 3 बता रहा हूं, 2 भी आपको याद करना है, ठीक है। अगला गौ, गौ मतलब गाय, गाय एंड सुरभि, गाय एवं सुरभि, धेनु भी लिख सकते हो, गाय एवं सुरभि, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया गौ का गाय एवं सुरभि। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। 6वां समझो घर, घर का पर्यायवाची शब्द भवन गृह और मकान, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब पर्यायवाची का अर्थ है कि आपका जो है उसी की तरह दूसरा नाम हो, ठीक है। तो उससे कहते हैं, देखो जैसे यहाँ घर है तो घर को आप भवन भी कह सकते हो, गृह भी कह सकते हो, ठीक है, मकान भी कह सकते हो। तो यहाँ आपका हो गया घर का, ठीक है। अगला है आपका बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ है घन मेघ और जलद, ठीक है, जलद। तो यहाँ आपका बादल का हो गया, ठीक है, बादल का आई हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग 8वां नंबर देखेंगे वायु। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनिल हवा पवन, ठीक है। बस 3 याद करो, बहुत है स्टूडेंट। तो यहाँ वायु का जो होता है अनिल हवा पवन। 9वां है सूरज, सूरज का होता है दिनकर प्रभाकर भानु, ठीक है, दिनकर प्रभाकर भानु। 10वां है हाथी, हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है दंती हस्ती, ठीक है, एंड गज। तो यहाँ से आपका जो पर्यायवाची शब्द है मैंने 10 इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, इसी में से आएगा तो आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। तो ये आपका क्या हुआ, 2 नंबर आपका पक्का हो गया। तो यहाँ समझो मैंने आप लोगों को पढ़ाया रस छंद अलंकार पर्यायवाची, 8 नंबर बिल्कुल पक्का हुई, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आता है 2 नंबर, 2 नंबर महत्वपूर्ण प्रत्यय, महत्वपूर्ण प्रत्यय। तो देखो प्रत्यय में आपको क्या करना है स्टूडेंट, प्रत्यय मतलब आई। देखो प्रत्यय का अर्थ होता है आई है ना, तो इसको आपको ऐसे जोड़ना है पीछे कि जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे लिख आई यानी कि लिखाई पढ़ाई, ठीक है, दिखाई, मतलब उसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। तो आपको लास्ट में आई जोड़ना है जिसका कोई अर्थ निकले। ये आपके बोले 2 अंक का आता है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो अगर आप लोग इसे देखो 5 में बताने वाला हूं, इतने में से ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है इतने इंपॉर्टेंट है, हर बार यही आते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां लिख दो, देखो लंबाई, ठीक है, लंबाई लिख सकते हो, ठीक है। एंड क्या लिखो, लिखाई। मैं आप लोगों को 3 बता देता हूं, लिखाई, ठीक है, लंबाई, लिखाई एंड और क्या लिख दो स्टूडेंट, और लिख दो क्या, सिलाई, चाहे जिसको लिख दो स्टूडेंट, ठीक है, चिल्लाई, ठीक है। यहाँ आवट, आवट को आप लोग वट भी ले सकते हो। जैसे आपका देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो आपका लिखा है आवट, आवट,
तो अगर आपको पीछे जोड़ना है तो इतना भी तो पीछे आ सकता है। जैसे देखो मैंने कहा है चिल्लाहट, देखो यहां मैं बताता हूं क्या है। यहां आपका है वट, वट में जैसे आपका लिखावट है तो लिखावट, तो यहां आपका पीछे वट भी जुड़ा है और देखा जाए तो आवट भी जुड़ा है, बड़ा क्रमांक है आवट, तो आप मतलब दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो लिखावट, ठीक है, यहां मैं बताता हूं लिखावट, ठीक है, लिखावट आवट है स्टूडेंट, याद रखना, सजावट, गिरावट, ठीक है, बस बहुत है। आहट इसी प्रकार से भी है, आहट, देखो आहट में आप लोग लिख दीजिए क्या, चिल्लाहट, चिल्लाहट, ठीक है, आहट है, ठीक है, चिल्लाहट, घबराहट, देखो चिल्लाहट, घबराहट, एंड और आप लोग लिख सकते हो जगमगाहट, ठीक है, जगमगाहट। तो यहां आपका आहट में आप लोग लिख दो जो इसमें जिसके लास्ट में आहट जुड़े हो, लास्ट में बड़ा की मात्रा हट, बड़ा की मात्रा हट, यानी कि बड़ा की मात्रा हट, यानी कि आहट है। आइन, आइन में आप लोग लिख दीजिए, देखो आइन में आपका है, आइन में आनी या आइन, आनी भी आप लोग इसे कह सकते हो, तो ललाइन, ठीक है, एंड पंडिताइन, सॉरी पंडिताइन, ठीक है, और लिख सकते हो पन, पन में आपका क्या है, पावना, पन बहुत है, बचपन, भोलापन, छप्पन, ठीक है, या बड़प्पन, और पागल, पागलपन, मतलब बहुत कुछ लिख सकते हो। तो यहां से आपका 2 नंबर पक्का हुआ आपका महत्वपूर्ण प्रत्यय से। तो अब आपका कितना नंबर पक्के हो गए, 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। अब हम लोग 2 नंबर और पक्का करेंगे, तो यानी कि महत्वपूर्ण उपसर्ग। महत्वपूर्ण उपसर्ग में मैं आप लोगों को 7 उपसर्ग बताने वाला हूं, ठीक है, 7। फर्स्ट आ, बड़ा आ, मतलब इसका अर्थ है कि उपसर्ग को आगे जोड़ना है और प्रत्यय को पीछे जोड़ना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको आगे जोड़ना है, कैसे, देखो जैसे आपका, देखो जैसे आपका लिखा है छोटा आ, अब छोटा आ आपको आगे जोड़ना है जिसका कोई अर्थ निकले, मतलब अर्थ निकलना चाहिए। तो यहां आपका अविश्वास, आसक्ति, बड़ा आ है, देखो छोटा छोटा, ठीक है, यहां देखो छोटा आ जुड़ा है, यानी कि आपका ये सही है, ठीक है। अविश्वास, आसक्ति, अधिराज, अधिकार, प्रबल, प्रमुख, प्राप्त, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। यहां फिर आपका है परि, परि मतलब परिवार, परिवर्तन, ठीक है। अगला है प्रति, प्रति का अर्थ है प्रतिशत, एंड यहां आप लोग लिख दीजिए क्या, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिशत एक जैसा था स्टूडेंट्स, सॉरी। तो यहां का प्रतिशत और प्रतिदिन। 7वां है सहपाठी, सहयोग, सहचारी, ठीक है। अगला है सु है, सुपुत्र, सुंदर, ठीक है। तो यहां आपको मैंने 7 इंपॉर्टेंट बताया, इसी में से आएंगे और 2 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। तो यहां से आपका क्या कंप्लीट हुआ, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, प्रत्यय, उपसर्ग, ये आपका 3 अंक का आता है स्टूडेंट, ठीक है, 3 अंक। तो यहां से आपके कितने अंक कंप्लीट हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 अंक, ठीक है। आगे बढ़े, इन 2 को तैयार कर लो तो आपके 15 अंक बिल्कुल कंप्लीट ही हो जाएंगे, ठीक है, 15 अंक। देखो तद्भव, तत्सम, तद्भव और तत्सम, ठीक है, तद्भव आपका ये है, तत्सम आपका ये है, ये आपका 2 अंक आता है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 आंख, आंख का आपका तद्भव है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका तद्भव है और इधर मैंने तत्सम लिख दिया, ठीक है। यहां आप लोग देख सकते हो ऊपर तत्सम, तद्भव। आंख, आंख का अच्छी होता है, छोटा आ, छापी छोटी अच्छी, अच्छी। कपूर का कर्पूर होता है, ठीक है। और आपका चरण है, चरण का चरण होता है, मतलब ये आपका तद्भव है चरण और इसका तत्सम होगा चरण, ये शुद्ध है, ये आपका शुद्ध नहीं है, ठीक है। दही, दही को आप लोग दधी कहा जाता है, दधी, ठीक है, दधी, समझो ध्यान से। अगला है हाथ, हाथ को हम लोग हस्त कहते हैं, क्या, हस्त, इसे आप लोग तत्सम में हस्त कहते हैं, ठीक है। रात, रात को रात्रि कहते हैं तत्सम में, ठीक है, थोड़ा संस्कृत भाषा होता है। मौत, मौत को मृत्यु कहते हैं, ठीक है, शुद्ध भाषा है मृत्यु, और या का तत्सम है। और नखत, नखत को नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। सबको याद करना पड़ेगा, मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूं 10 5 7 ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। अगला है रात, हो गया ना। अब 7 आता है, 7 को सप्त कहते हैं, सा अडपा होता, ठीक है। ओठ, ओठ को हम लोग ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ, ठीक है। तो यहां से आपका महत्वपूर्ण तत्सम भी तैयार हो गया। अब आपके 15 नंबर बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, ध्यान से देखते रहिए। अब हम लोग 2 नंबर का श्लोक देखेंगे जो आपके बोर्ड में 2 अंक आता है, 15 तो 17 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो देखो 2 नंबर का श्लोक, देखो मैं आप लोगों को 2 श्लोक बताऊंगा, क्योंकि एक श्लोक अगर आ जाए इसका 15% व्याख्या लिखी तो आप क्या करोगे, तो इसलिए 2 श्लोक समझो, ठीक है। 2 श्लोक, नंबर 1, रे रे चाटक सावधान मनसा मित्रा क्षणम सुरताम अंबोधा भावी बसंती गगनी सर्वे अपनाता दृश्य। देखो इसका अर्थ क्या है, आपको ऐसा लिखना है, ये नहीं कि आप देखो यहाँ पर जो चिन्ह है इसे ऐसे लगाना पड़ेगा, यहाँ चिन्ह है, यहाँ आपका जैसे चिन्ह है, जैसे बिंदी है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये संस्कृत है स्टूडेंट, हिंदी संस्कृत, देखो संस्कृत में आपको हर एक चिन्ह को याद रखना पड़ेगा। ये श्लोक है, बहुत इजी ना समझो, आपको कम नंबर भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जब सब कुछ याद रहेगा, यहाँ विराम है, यहाँ आपका चिन्ह है, यहाँ आपका डैश है, तो आपको फुल में फुर्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया श्लोक नंबर 1, रे रे चाटक सावधान मनसा मित्रा क्षणम सुरताम भव अंबोधा भावी बसंती सर्वे अपनेत्र दृश्य। अगला 2 याद कर लो, फर्स्ट ये है, बहुत इजी है, सेकंड ये है, नीर क्षीर विवेके हंसलस्य तमेव तनुसे चेत, ठीक है। विश्व स्मरणम ध्वनियम, ठीक है, कुल व्रत एंड पालिसत्य का, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, आपका दूसरा। देखिए स्टूडेंट, मैं संस्कृत नहीं पढ़ाऊं ज्यादा, ठीक है, मतलब बहुत कम पढ़ाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आर्ट से पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया श्लोक, श्लोक समझ में आ गया, 2 श्लोक बता दिया, इसको तो आप लोग याद ही कर सकते हो, ठीक है। अगला है देखो फ्रेंड्स, संदर्भ कैसे लिखे, संदर्भ में आप लोग बताने वाला हूं। देखो स्टूडेंट, आपका पाठ पहचानना आना चाहिए, पाठ को पहचानना, ठीक है। मैं तत्ता का मैंने बनाया था पाठ पहचानने का ट्रिक, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ हिंदी है, कि गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है क्या, हिंदी का जो पहला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसने लिखा है मित्रता, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, इसका तुलना मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, ममता आचार्य जयशंकर प्रसाद, तो आपका कोई भी हो सकता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल मिल गया है। संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है, कैसे,
प्रस्तुत गद्य अवतरण, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर पाठ का नाम, सॉरी लेखक का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेखक का नाम, फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ आपको इसे ब्लैक पेन से लिखना है। द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ है, ठीक है, नामक निबंध से लिया गया, ठीक है, आपका निबंध है। तो स्टूडेंट मैंने किया, तो स्टूडेंट अब हमारा आता है जो गद्यांश, ठीक है, गद्यांश आते हैं ना उनको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैसा आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये मैं आप लोगों को एक मित्रता नामक पाठ से लेता हूं। अब देखो ये मित्रता नामक पाठ को पहचानने का ट्रिक है, जिसमें मित्र मित्रता ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग पाठ को पढ़ लेते हो तो आई होप कि आप लोग तुरंत पहचान लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखो मैं इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है, मैं आपको इस बुक से इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं कि आप लोगों को किस तरह लिखना है, संदर्भ और व्याख्या, ठीक है, और जो प्रसंग संदर्भ व्याख्या ये सब कैसे लिखना है। इसमें आपको सिर्फ व्याख्या और संदर्भ देगा, ठीक है, और एक लाइन ऐसे आपको प्रश्न देगा, उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। दो नंबर के सब रहेंगे। देखो नंबर 1 आपको संदर्भ लिखना होगा, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, 2 नंबर का, ठीक है। नंबर 2 आपसे ये पूछेगा कि ये जो रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, ये भी 2 अंक का रहेगा, ठीक है। और नंबर 3 ये पूछेगा एक प्रश्न जो कि आपको इनमें से ढूंढना है, वो भी आपके बोर्ड में 2 अंक का यानी कि 6 अंक का रहेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे यहाँ देख लो, एक आपके सामने लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारी चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है, ठीक है। हमारे भाव जो होते हैं ना अपमार्जित और हमारी जो प्रवृत्ति होती है अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का ढाल सकता है, उस रूप का कर सकते, ठीक है। जैसे चाहे राक्षस बनवाए चाहे देवता, ठीक है। यहां तक ये एक लाइन आता है, यानी कट हो चुका है, ठीक है। यहां देख लो ये कट है, ठीक है। तो इतना अगर आप लोगों को एक लाइन का करना होगा व्याख्या, ठीक है, आएगा एक ही, मतलब आपको इसमें 2 दिया है लेकिन आएगा एक ही, ठीक है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, ठीक है, जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हो, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है, ठीक है। तो यहां आपको एक देखा है और इंपॉर्टेंट भी है, 2 बार आ भी चुका है। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, ठीक है। या देखो लेखक के अनुसार व्यक्ति को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है, या कैसे लोगों का साथ बुरा होता है। यहाँ और भी प्रश्न है लेकिन आपको एक ही प्रश्न पूछेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यावतरण इससे पहले भी मैंने बता दिया, ठीक है, सर्च कर सकते हो संदर्भ कैसे लिखें, 22 लेक्चर में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो जो प्रस्तुत गद्यावतरण है, जो ये गद्य है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है, मतलब ये तो है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। जो मित्रता एक निबंध है उसी से अवतरित है। या फिर आप लोग अथवा लिख सकते हो पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन विशेष इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए प्रश्न आ का यही उत्तर सभी रूप में लिखा जाएगा। अगर आपको मित्रता जो है ना वो कहीं भी आपको दिखे तो यही संदर्भ लिखना होगा। अब व्याख्या करना है रेखांकित अंश का, तो यहाँ देख सकते हो लेखक का कथन है कि जब हम अपने घरों से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम, यहाँ देख लो स्टूडेंट, तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है। हमारे विचार जो होते हैं ना अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव पूरी तरह से विकसित भी नहीं होता है। इतना ही आपको समझ आएगा। लेकिन यहाँ 2 लाइन है तो दोनों को कर लो, ठीक है, एक ये, ठीक है, ठीक है। यहां अब आप लोग ये भी देख लो, लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान, मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छानुसार रूप में नहीं दिया जा सकता, ठीक है। आप लोग इसमें सवाल ले लो या फिर इसे देख लो, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो एक प्रश्न था कि कैसे लोगों का साथ करना चाहिए लेखक के अनुसार, तो यहाँ देखो, हाँ यहाँ आप लोग यहाँ तीसरा भी देख लेना, ठीक है, आएगा एक ही। यहाँ आप लोगों को कई प्रकार से दिया है। देखो यहाँ ऐसे लोगों जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है, ठीक है। लेखक के अनुसार देखो हमें निम्नलिखित 2 प्रकार के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 1 ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी चाहिए। दूसरा हम ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अर्थात अथवा ऊपर रखें। तो ये आपको जो गद्यांश आते हैं ना वो 6 अंक के आते हैं, कुछ इस टाइप से करना है, ठीक है। अब आप लोग ऐसे उठाओ और बुक अपना और कई सारे गद्यांश को सॉल्व करो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये गद्यांश सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पद्यांश भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ मैंने इसे अच्छे से कॉपी में लिखा है, ठीक है। एक पद्यांश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है। चरण कमल बंदो हरिराई जाति कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंगे पुण्य बोले, रंग चले छत्रधराई सूरदास स्वामी करुणाएं बार बार बंधोती पाई। यहाँ आपको पहचानने का ट्रिक है, यहाँ सीधा सूरदास जी को लिख दिया गया है, तो ये सूरदास जी इनके लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इसका संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो, व्याख्या लिखो। संदर्भ पर आपको 2 अंक दिया जाएगा, प्रसंग पर 2 अंक और व्याख्या पर 2 अंक, कुल मिला के 6 अंक के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पहले संदर्भ लिखना है, देख सकते हो संदर्भ मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोग देख लो कैसे लिखना है। देखो ये एक पद है, ठीक है, वो आपका गद्य था, ये पद है, तो आप लोग लिखो ये जो ऊपर वाला पद है ना यह पद, यह पद। अब यहाँ आप लोग ब्लैक पेन का यूज करना, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। श्री सूरदास जी ने इसे लिखा है, ठीक है, नाम भी यही है श्री सूरदास। और इसका पाठ का नाम क्या है आपको पता चल जाएगा, द्वारा रचित। ये आपका यदि ब्लैक से लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। शूर सागर, ठीक है, यहां कॉमा लगा देना ऊपर, ठीक है। नामक ग्रंथ से, ठीक है, यहां देख लेना नामक ग्रंथ, ठीक है, से हमारी नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक। अब आपको यहां ब्लैक पेन का यूज करना है और यहां कॉमा लगाना है हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो बहुत इजी है, ठीक है। हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, पद शीर्षक यानी कि इन्होंने पद लिखा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप लोग यहां लिख लो जल्दी से, ठीक है। काव्य खंड में संकलित
और ऐसे अगर आपको कोई भी पूछा जाए तो थोड़ा आप लोग पहचानने को जानना, फिर आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसका करना पड़ेगा, खुद आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, हर एक चैप्टर का, तब आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ये देखो आपको संदर्भ ऐसा नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बार-बार लिखो, ठीक है। यहाँ पाठ का नाम, लेखक का नाम बदल देना है जहाँ जहाँ हो, ठीक है, बस यहाँ ये बदल देना है, यहाँ ये बदल देना है, हिंदी वही रहेगा, ठीक है। पद आपको बदल देना है कौन से पार्ट से, ये भी पद आप ब्लैक पेन से कर लूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ आपको ऐसा संदर्भ लिखना है, ऊपर देख लो, चरण कमल बंधो हरिकाई वाला, ठीक है, जाति कृपा पंग गुण देंगे अंधे को सब कुछ दसाई, तो यहाँ आपको ये है, ठीक है। अब देखो अब प्रसंग कैसे लिखोगे, यहाँ आपको क्या बताना चाहता है इस पद में जो है ना, क्या जो भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, ठीक है। इसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया ना, उनके चरणों की वंदना की गई है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें वो लिख देना है जो इसमें बताया गया छोटे में, ठीक है। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण जी है ना, श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, श्री कृष्ण की महिमा, ये अलग अलग लिखा हुआ है स्टूडेंट, ऊपर लिख देते हैं, दिक्कत ना लो, ने है ना पे एक ही मात्रा, ठीक है। ने महिमा का वर्णन किया है, श्री कृष्ण जी के महिमा का वर्णन किया है, ठीक है, महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना की है, और उनके चरणों की वंदना की है। आप लोगों ने देखा नहीं, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरणों की वंदना की है। तो ये है संदर्भ और प्रसंग। अगर आपको व्याख्या लिखना हो तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लिख लो। देखो सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, बहुत ही प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि इनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है, तनक सकता है, ठीक है, उसको पार कर सकता है। मतलब अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है ना और श्री कृष्ण जी की महिमा लग जाना, उनकी शक्ति लग जाना, तो कोई लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को पार कर सकता है, ठीक है। और यहाँ और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और अंधा व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंगा जो है ना पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण जी के चरणों की कृपा हो जाने पर वह क्या करता है, राजा बन जाता है। राजा बनकर, ठीक है, अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, श्री कृष्ण जी की महिमा हो जाए। और सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों की वंदना मैं बार बार करता हूं, ठीक है। तो व्याख्या कुछ शायद से करना है आपको, व्याख्या करने के लिए, जो व्याख्या अच्छे से सीखने के लिए जो आपके पाठ में लेसन है उसको बार बार पढ़ते रहिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गद्यांश और पद्यांश आपके 6 मार्क के आते हैं, 12 मार्क के ये आप लोगों को जानना है, ठीक है। अब कुछ इस टाइप से आप लोगों को करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत में संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखें। संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। संस्कृत में आप लोग, जैसे आपका संस्कृत है और संस्कृत में पूछता है, ठीक है, तो आप लोगों को संस्कृत में जिस प्रकार से पूछता है उसी प्रकार से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में केवल व्याख्या ही आता है, ठीक है। और आइए मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं संदर्भ। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, संदर्भ में लिखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। हमारा आज का एक संस्कृत का छोटा सा वाक्य है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, ठीक है। उभयत्र समूह वीरा वीर भावे भावे ही, ठीक है, वीर भावो एक में है, ठीक है, वीर भाव ही वीरता। तो दोस्तों आइए हम लोग इसे देखते हैं। पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं संदर्भ। क्या हेडिंग डालते हैं? संदर्भ। पहला हेडिंग आप लोग डाल दीजिए संदर्भ अपनी कॉपी में, संदर्भ, ठीक है, संदर्भ। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें भैया पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम नहीं लिखना है, इसमें लेखक नहीं होते हैं, पाठ का नाम। तो आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत, और आप लोग इस श्लोक को भी याद कर सकते हैं, अपने आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रस्तुत नाट्यांश, यानी कि एक नाटक है, ठीक है, नाट्यांश, नाट्यांश या श्लोक भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक किस पुस्तक से लिया है दोस्तों? हिंदी। यहाँ आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना है, यहाँ आप लोग को ऐसे कर देना है और कामा में लिख देना है हिंदी, हिंदी, ठीक है। कि एक संस्कृत खंड, यहाँ आप लोगों को के लिखना है और यहाँ आप लोगों को संस्कृत खंड, यहाँ आप लोग लिख दीजिए संस्कृत खंड। संस्कृत खंड से तो लिया गया है दोस्तों, तो संस्कृत खंड, ठीक है। कि किस पाठ से लिया गया है दोस्तों? वीर वीरेण पूज्यते हैं, यानी कि कई सारे वीर के नाम है, वीर वीर, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिए वीरः वीरेण, वीरः वीरेण पूज्यते हैं, पूज्यते हैं। तो ये इसी पाठ से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं वीर वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है, यानी कि उसी पाठ से है, पाठ से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, किस पाठ से अवतरित है? वीर वीरेण पूज्यते हैं। अब हमें लिखना है दोस्तों प्रसंग। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं प्रसंग कैसे लिखें। प्रसंग आप लोग समझ लीजिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। प्रसंग, इसमें सिकंदर, सिकंदर की बात आप लोग इसमें पाएंगे। इसमें मैं इसे ब्लैक पेन से लिख देता हूं, इसमें सिकंदर, और आप लोगों को ब्लैक एंड ब्लू पेन का उपयोग करना है बोर्ड एग्जाम में, और हेडिंग जो आपका ब्लैक से रहेगा और ये ब्लू से। सिकंदर और पुरुराज, सिकंदर और पुरुराज, सिकंदर और पुरुराज के
संवादों, यानी कि ये दोनों संवाद कर रहे थे, बातें कर रहे थे आपस में, ठीक है। संवादों के द्वारा जो वीरता को परिभाषित किया जाता है, किसको, इसमें वीरता, ठीक है, वीरता जो होता है उसे परिभाषित किया जाता है। वीरता को परिभाषित किया जाता है, किसको परिभाषित किया जाता है, वीरता को। जो दोस्तों वीर होते हैं, जो जैसे सेना होती हैं उसमें वीर पहलवान होते हैं, कुछ भाई अलग अलग टाइप से होते हैं, तो इसमें वीरता को दिखाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है व्याख्या। व्याख्या हम लोग कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग पढ़े होंगे एक बार अपने बुक से और अच्छे से, तब आप लोग कर पाएंगे। और आप लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के, तब अच्छे से व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों देखिए, बंधनम मरणम, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। बंधनम यानी कि दोस्तों बंधन हो, बंधनम मरण यानी कि बंधन हो अथवा मरणम या मरण हो, बंधन हो अथवा मरण हो, जयो वापि पराजय यानी कि जीत हो या हार हो, यहाँ जीत हो या हार हो, उभयत्र समूह वीरा, वीर भावो ही वीरता। यानी कि इसका अर्थ निकला कि दोनों ही अवस्था, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। जो वीर का भाव होता है, जो वीर होता है उसका जो भाव होता है उसे वीरता कहते हैं, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ। देखिए, बंधनम मरणम यानी कि बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन हो, मरणम अथवा मरण हो, बंधन हो अथवा मरण हो, ठीक है। जयो वापि पराजय, जीत हो अथवा हार हो, यहां आप लोग एक कॉमा लगा दीजिए और लिख दीजिए जीत हो अथवा हार हो, यानी कि जीते अथवा हारे ये नहीं, लेकिन जो वीर होता है वो भाग जरूर लेता है, ठीक है। जीत हो अथवा हार हो, उभयत्र समो वीरा, वीर भावो ही वीरता, यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में, यानी कि एक ही अवस्था नहीं, दोनों अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में, ठीक है। दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान होता है, ये नहीं कि उसमें वीर हो जाए उसमें डरपोक, नहीं बेटा। वीर जो होता है वो हमेशा समान होता है, चाहे वो जीते चाहे हारे, चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वीर जो होता है हमेशा समान रहता है, क्या होता है, समान रहता है। समझ में आया? इससे आपका भैया इसका व्याख्या भी कंप्लीट होता है और एक श्लोक भी होता है कि जो मैंने बताया उसको श्लोक के रूप में याद कर लीजिए। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता, ठीक है। तो समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। जो वीर का भाव होता है, वीर भाव यानी कि जो वीर का भाव होता है, वीर भाव को ही, यानी कि वीर के भाव को ही जैसा भाव हो उसी को वीरता कहते हैं, वीर के भाव को ही वीरता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वीरता कहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे बनाने में इतना टाइम वेस्ट किया और अच्छे से पढ़ाया ताकि आप लोग समझ जाएं, और आप लोगों को इतने टाइम मैंने बताया तो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे आप लोग अपना बुक उठाइए और YSW के कार्य में कई सारा से श्लोक लीजिए, उसका संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए, व्याख्या लिखिए, ताकि आप लोग यहाँ 90+ प्राप्त कर सकें आसानी से, ठीक है। तो यहाँ आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए कि आप लोग एक प्रश्न की सहायता से ऐसे कई सारे प्रश्न हल करो, ठीक है। तो नोट्स कर लीजिए अगर नोट नहीं किए हो, लाइक वीडियो को नहीं किया है तो कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे ऐसे वीडियो बनाने का और मोटिवेशन होता है, और मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो जल्दी देता हूं, और आप लोगों को वीडियो में और जल्दी प्रस्तुत करूंगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आप लोगों को और अच्छे वीडियो देता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप क्लास 10 में हो तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपका क्लास 10 का 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में महत्वपूर्ण निबंध बनाने वाला हूं। इसके साथ में आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण निबंध ही नहीं बल्कि जो आप लोगों का निबंध है उसे बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और इन सब पर वीडियो जो बन चुका है वो कैसे आपको देखना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हो तो समझो कुछ नहीं देखोगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। इसमें मैं आप लोगों को 5 ऐसे बताने वाला हूं जिसमें चौथा ऐसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, ठीक है। और उसका भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो जान पाओगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करने के बाद लाइक को प्रेस कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक करने के बाद 1000 लाइक तक पहुंचा दो, फिर मैं आप लोगों को इस पर जो भी छूटा है ना उस पर भी निबंध बना दूंगा, ठीक है। देखो वीडियो को पहला निबंध जो आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। बताओ अगर दे दिया जाए प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध क्या आप लिख लोगे? अगर ना लिख पाओ तो बताइए, ठीक है। ना लिख पाओ तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा जिस पर मैं लिख दूंगा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान लिंक, और उस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को इस निबंध पर वीडियो बना दिया है। लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाओगे, किस पर? ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट निबंध पर, जिसका नाम है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। उस वीडियो को देखो, फिर आप लोग रफ में क्या करो कि उस वीडियो को देखो, समझो, फिर आप लोग रफ में उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। जब आप लोग उसे एक बार लिख लोगे ना, फिर आप लोग के पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो हम लोग तुरंत लिख देंगे, ठीक है। और हाँ आप लोग एक बार लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम किसी भी प्रश्न में लेना नहीं है, क्योंकि वहां आपको मतलब टाइम से चलना है कि इतना ही टाइम हमें निबंध में लेना है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। आपको मैं आप लोग को बताऊंगा टाइम का शेड्यूल, जो हिंदी में कैसे हम लोग कहेंगे इस प्रश्न को कितना मिनट दें, इस प्रश्न को कितना, ठीक है। तो ये सब वीडियो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, नहीं तो वीडियो सब आप लोग नहीं देख पाओगे, वीडियो सब डल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैसे है, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट चौथा से है, तो लास्ट तक देखते रहिए। तो दूसरा है छात्र और अनुशासन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आपको मैं 5 ऐसे बता रहा हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
अब देखो, अगर आप लोग इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाते हो तो इस पर भी ऐसे बन जाएगा। देखो, प्रदूषण की समस्या का समाधान पर ऑलरेडी बन चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो, ठीक है। फिर इस पर अगर आप लोग 1000 लाइक तक पहुंचाते हो तो इस पर भी बहुत ही जल्द वीडियो बन जाएगा। जैसे पहुंचेगा तैसे इस पर वीडियो बन जाएगा। स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, इस पर भी वीडियो अभी नहीं बना है, लेकिन इस पर भी वीडियो बहुत जल्द बन जाएगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए जल्दी वीडियो बना सकूं, ठीक है स्टूडेंट। और ये कोरोना वायरस सबसे महत्वपूर्ण है, कोरोना वायरस यहाँ आप लोग देख सकते हो 2021 का सबसे महत्वपूर्ण निबंध कोरोना वायरस। लेकिन आप लोग केवल एक ही निबंध तैयार करो कि कोरोना वायरस, अगर ना आए तो कुछ करो। देखो, आप लोग कम से कम इन 5 में से कम 5 निबंध तैयार कर लो। आपके बोल में देखो, आपकी बुक में 20 निबंध होंगे, उसमें से मैं आप लोगों को केवल 5 निबंध बता रहा हूं, इतना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कोरोना वायरस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में मैं लिखूंगा कोरोना वायरस पर निबंध, और लिंक पर अगर आप लोग यहाँ लिंक रहेगा उस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट कोरोना वायरस निबंध पर पहुंच जाओगे और कोरोना वायरस निबंध को देखकर अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस से बहुत सारे टॉपिक मतलब हेडिंग बाय हेडिंग समझाया है। प्रस्तावना, कोरोना वायरस कैसे फैला, लॉकडाउन का पहल, ठीक है, कहां से आया, इसकी खोज, और कोरोना वायरस की मतलब खोज कैसे हुई, ठीक है। तो मतलब एक एक टॉपिक को मैंने कोरोना वायरस के बारे में समझाया है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले देखो, ठीक है। अगर इन दोनों को तैयार कर लेते हो, प्रदूषण की समस्या का समाधान, तो आपका समझ लो हाँ निबंध में बहुत कुछ तैयार हो गया, लेकिन और भी आप तैयार कर लो, ठीक है। तो यहाँ आपको 4 निबंध हो चुके हैं। लास्ट निबंध जो कि है जनसंख्या में वृद्धि। देखो, आपको इसका जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है इन सब के बारे में बताना है, ठीक है। बुक में आपके दिया हुआ है, अगर आप लोग ना लिख पाओ तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा जल्दी इस पर भी, जनसंख्या की वृद्धि पर भी, ठीक है। आप लोग थोड़ी सी भी चिंता ना करें, आप लोग जो भी टॉपिक पे दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो, मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियो तुरंत ही बना दूंगा। और वीडियो बनाने के बाद उससे आप लोग लाइक करो, खूब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो उसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि आप लोग जो कहोगे उस पर वीडियो बहुत ही जल्द बन जाएंगे।